मैं मनदीप कोदारा आज आपके सामने लेकर के आया हूं कुछ फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे एचएसएससी के पिछले पेपर्स में पूछे गए थे, जिसमें कुछ एक हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे और कुछ एक हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, जिसमें से कुछ एक क्वेश्चन हमारे कलरक के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कलरक का नाम सुनते हैं बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जामिनर हमें? क्वेश्चन में कह रहा है जी किसी धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। इसने हमें चार धातुएं दी है, चार मेटल दिए हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसका प्रतिरोध सबसे कम है। धातुएं हैं हमारी गोल्ड सोना, कॉपर तांबा, सिल्वर चांदी और एल्यूमिनियम। ये चार हमें धातुएं दी है, चार धातुएं। इन चारों में ये पूछ रहा है हमसे कि बताओ इन चारों में से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। ठीक है, कम प्रतिरोध का मतलब समझते हो आप लोग? कम प्रतिरोध होने का मतलब ये है भाई कि इसके अंदर जो विद्युत धारा चलेगी वो ज्यादा स्पीड से चलेगी। जहां पर विद्युत धारा के प्रवाह में कम रुकावट हो, या विद्युत धारा के फ्लो में, प्रवाह को बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो, ठीक है, इसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जहां पर इलेक्ट्रिक करंट के बहने में कोई कम दिक्कत हो, कम रुकावट पैदा हो, उसका हम कह सकते हैं बच्चे क्या है, वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसमें से सीधे सीधे शब्दों में हमसे यही पूछा है कि बताओ विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। अच्छा सुचालक वही होगा जिसके अंदर प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना ही कुचालक होता चला जाएगा। तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है सिल्वर चांदी जो है ये सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो विद्युत का प्रतिरोध है वो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। विद्युत का प्रतिरोध मतलब उसके बहने में रुकावट पैदा होना, तो वो चांदी में सबसे कम होती है। सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। उसके बाद बारी आती है गोल्ड की, उसके बाद धीरे धीरे अन्य धातुएं चलती जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति हमारी क्या कहलाती है। इसने हमें चार इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, जिसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी युक्ति है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन है हमारे सामने जनरेटर, एमीटर, मोटर और गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर ऑप्शंस को देखते ही हम लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं जी विद्युत धारा किससे बनाते हैं? जनरेटर से बनाते हैं। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर हमारी मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें यह बताता है कि एनर्जी को हम ना ही तो कभी खत्म कर सकते ना ही नया बना सकते। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना ही तो खर्च कर सकते, खत्म कर सकते, ना ही नया बना सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, और यही है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है कौन? जनरेटर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रतम गति करती है। यह कह रहा है जी कि इसने चार हमारे सामने ऑप्शन रखे हैं। यह कहता है इन चारों में ऐसी कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके अंदर साउंड जो है, ध्वनि जो है, ये सबसे तेज गति करता है। यानी साउंड की जो स्पीड है वो क्या है? मैक्सिमम है इन चारों में से। किसके अंदर? ऑप्शन दिया है, पहला है निर्वात। निर्वात को हम बोलते हैं भाई वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां पर कुछ भी ना हो। ठीक है, दूसरा दिया है इसने स्टील। स्टील आप लोगों को पता है क्या होता है जी?
सॉलिड होता है। क्या होता है? ठोस होता है। स्टील के अपने बर्तन जो होते हैं, ठीक है। जल हमारा क्या है भाई? तरल है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। उसके बाद दिया है वायु हमारा क्या है? वायु हमारा गैसों का मिश्रण है। चारों के चारों चीजें दे दी इसने हमें वैक्यूम भी दे दिया, इसने हमें सॉलिड भी दे दिया, इसने हमें लिक्विड भी दे दिया और इसने हमें गैस भी दे दिया। और ये कह रहा है कि साउंड जो है ये मैक्सिमम किस में चलता है? अधिकतम गति जो है इसकी, मैक्सिमम स्पीड होती है, वो कौन से माध्यम में होती है? तो हमें पता है सर, जो साउंड है, साउंड जो है, ध्वनि की जो तरंगे हैं वो क्या होती है? ध्वनि की तरंगे हमेशा किससे चलती है जी? कंपन से चलती है। हमेशा किससे चलती है? कंपन से चलती है सर, वाइब्रेशन से चलती है। और वाइब्रेशन किस में अधिक होगा? वाइब्रेशन उसमें अधिक होगा जिसमें पार्टिकल पास होंगे। और पास किस में होते हैं भाई? सॉलिड के अंदर होते हैं। तो सॉलिड क्या है यहाँ पर? स्टील है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? राइट आंसर हो जाएगा सर आपका यहाँ पर स्टील। कि स्टील के अंदर जो है वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। अगर इन ऑप्शंस में सबसे कम पूछ ले तो कहां होगी? तो इसमें सबसे कम होगी जी निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर। कितनी होगी जी? यहां पर इसकी चाल 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर निर्वात में कोई पार्टिकल ही नहीं होता, कोई कण ही नहीं होता। और अगर कोई पार्टिकल नहीं है तो क्या होगा? कंपन नहीं होगी, और कंपन नहीं होगा तो अपनी साउंड वो नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन कलरक के एग्जाम में आया था, ठीक है, एचएसएससी कलरक में, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ गतिमान एक कण का वेग अभिव्यक्ति, यानी कि इसका समीकरण दिया है, इसकी इक्वेशन दी है। ये कह रहा है Vx बराबर है 40 - 5t स्क्वायर। ये कह रहा है बच्चे कि Vx बराबर है हमारा 40 - 40 - 5t स्क्वायर, 5t का वर्ग। ये कह रहा है, ये एक समीकरण दिया है, के अनुसार भिन्न होता है, जिसमें Vx का मतलब है मीटर प्रति सेकंड। यानी ये हमारी क्या है? जो Vx है ये हमारा क्या है बच्चे? ये हमारा वेग है, ये हमारी वेलोसिटी है। क्या है? ये हमारी वेलोसिटी है। ठीक है जी, चलिए आगे कह रहा है और t सेकंड में है, यानी कि t क्या है हमारे यहां पर? t हमारा यहां पर समय है। सेकंड का मतलब समय, क्योंकि सेकंड में किसको डिनोट करते हैं? समय को ही, टाइम को ही डिनोट करते हैं। उसके बाद इसने इसका समय अंतराल दिया है कि t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 2 सेकंड तक औसतन त्वरण निकालो। क्या होगा? क्या निकालो? त्वरण निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। अब हमें पता है सर एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है सर वेग में परिवर्तन की दर। लिख लेते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के अंदर किस रेट से चेंज हो रहा है। परिवर्तन की दर हमारी क्या कहलाती है भाई? एक्सेलरेशन कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए परिवर्तन कितना होता है? v - u। v का मतलब यहां पर अंतिम वेग, u का मतलब यहां पर आरंभिक वेग, और इस परिवर्तन में कितना समय लगा वो है हमारा t। ठीक है, अब अगर हमें त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सर? हमें इस v की जरूरत पड़ेगी, हमें इस u की भी जरूरत पड़ेगी, और हमें इस t की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे सामने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं। हमारे सामने तो एक इक्वेशन दे दी और समय अंतराल दे दिया t बराबर 0 से लेकर, और t बराबर दे दिया इसने 2 सेकंड। ठीक है, तब इन्हीं चीजों से हमें एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो एक बात बताओ, समय अंतराल दिया है इसने कि 0 से लेकर के 2 सेकंड के बीच का, हमें इसने हमसे त्वरण पूछा है। तो इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा? आरंभिक समय क्या हो जाएगा? आरंभिक समय कहां से शुरू हुआ? तो आरंभिक समय हो जाएगा जी 0 सेकंड। आरंभिक t हो जाएगा 0 सेकंड से शुरू हुआ। अंतिम समय जो फाइनल टाइम होगा, फाइनल टाइम हो जाएगा जी कितना? 2 सेकंड दिया इसने, तो फाइनल टाइम की जगह हम लोग लिख देंगे 2 सेकंड। बात सही है जी, टाइम तो आ गया हमारा। एक आरंभिक समय है 0 सेकंड और फाइनल टाइम है 2 सेकंड। तो कुल समय कितना लगा इसको कि 2 सेकंड - 0 बराबर 2 सेकंड। तो सर समय की मात्रा तो आ गई, समय की वैल्यू तो आ गई, क्या है? 2 सेकंड। तो t की जगह हम लोग लिख देंगे जी बराबर, इसको
टी की जगह हम लिख देंगे जी, क्या लिख देंगे, देखो 2 सेकेंड, टी की जगह हम 2 पुट कर दिया। अब हमें चाहिए भाई v और u दोनों, ये कैसे निकलेगी, u होता है आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और v होता है जी अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन हमें ना तो u दिया गया ना v दिया गया, हमें तो ये समीकरण दिया गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये vx दिया है इसने, ठीक है। अगर हम यहां पर टाइम की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो अपना आरंभिक वेग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि स्टार्टिंग में जो वेग था, ठीक है। अगर हम टाइम की जगह हम 0 पुट करते हैं तो हमारा आरंभिक वेग आ जाएगा। अगर हम टाइम की जगह 2 सेकंड पुट करते हैं तो हमारा अंतिम वेग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वेरी गुड सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो रख के देखते हैं, अगर हम t की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारी u आ जाएगा। u की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 40 माइनस 5 गुणा 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 को किसी से गुणा करो 0, तो ये आ गया जी 40 माइनस 0 बराबर आ गया जी 40 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आ गई जी इसकी आरंभिक वेग, ठीक है, आरंभिक वेग आ गया। u की वैल्यू आ गई, अब u की वैल्यू भी आ गई सर। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है जी v की वैल्यू। तो v क्या है, v में टाइम की जगह 2 पुट कर दो, रखते हैं सर। देखिए v बराबर है 40 माइनस 5 गुणा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 4 5 20, तो 40 माइनस क्या आ गया जी 20, तो कितना बच गया भाई 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि क्या हो रहा है, आरंभिक वेग था इसका 40 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग है इसका 20 मीटर प्रति सेकंड, और इस पूरे फिनोमेना में हमें टाइम लग रहा है 2 सेकंड का। अब सारी चीज आ गई, अब हम त्वरण के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। v की जगह क्या आया, v की जगह आया 20 मीटर प्रति सेकंड, ये लो जी हमने रख दिया 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। u की जगह माइनस, u की जगह क्या आया 40 मीटर, u की जगह हमने वैल्यू रख दी 40। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ गया भाई माइनस 20/2, और इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो ये आ गया जी माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सी वैल्यू है, माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। आ गया होगा आपको समझ में कैसे आया। और ये ऑप्शन कौन सा बच्चे, अपना सी वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। हमें ये इक्वेशन दी गई थी और इसी इक्वेशन से हमें सारी चीज निकालनी थी। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवर्स करना और दोबारा समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कलर के एग्जाम में आया था और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे या कुछ बच्चे छोड़ के आए थे, क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी घुमा फिरा के देती। बच्चों को लगा कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बहुत आसान एक्सेलरेशन का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है जी, ये भी क्वेश्चन कलर के एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे के सारे है ना भाई, ये PYQs है, यानी प्रीवियस पेपर्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये कह रहा है जी एक लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर आ रही है ना, नीचे की ओर होगा या कहीं और है। एक लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही है। बिल्कुल सर, वेरी गुड। 80 किलोग्राम का आदमी जो उस लिफ्ट में चढ़ता है वह कितना हल्का महसूस करेगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखिए, ये आपकी एक लिफ्ट है, ठीक है, ये आपकी एक लिफ्ट है। अब लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति बैठा है भाई, यहां पर एक पर्सन बैठा है, ठीक है, जिसका मास कितना है, जिसका मास है जी 80 किलोग्राम, ठीक है, क्या है 80 किलोग्राम है, ठीक है जी। अब क्या रहा है जी, ये नीचे की तरफ आ रही है। किसकी तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ। वेरी गुड सर, करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे की तरफ ग्रेविटी भी लग रही है, तो यहां पर इसका भार क्या होगा जी, इसका भार होगा mg। लेकिन जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका भार कम हो जाएगा सर। कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा इस एक्सेलरेशन पर, इस त्वरण पर। कैसे, जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो एक नॉर्मल एक बल हमारा लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है,
तो वो इसे हल्का महसूस कराएगा। और ये वाली चीज है ना, ये इसका एक्चुअल वजन है। इसके लिए हम एक समीकरण लिखते हैं कि mg माइनस n बराबर है मास गुणा में एक्सेलरेशन। ठीक है सर, ये इक्वेशन, ये फार्मूला लिफ्ट के केस में आपको याद रखना है। जब लिफ्ट के हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तब इसकी पूरी डेरिवेशन पढ़ेंगे आया कैसे। ठीक है, अभी के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। और यहां पर जो n है, यहां पर जो n है, ये इस व्यक्ति का जो एक्चुअल में यहां पर भार दिख रहा है वो भार होगा, जो उसको भार महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं सर। आगे सोल्व करने के लिए हम, अगर हम n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस केस में, अगर n की वैल्यू हमें निकाल लेंगे तो उसका जो एक्चुअल वेट है उससे इसको कम कर देंगे, उतना ही हल्का महसूस करेगा, है कि नहीं। अब अगर हम n को यहां ले जाए और m को यहां ले आए तो हमारी बात बन जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी mg माइनस ma। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर दोनों में m है, m कॉमन ले लेंगे सर। m को हमने कॉमन ले लिया, इनटू में g माइनस a। ठीक है, g की वैल्यू हमें जब कुछ ना दी हो न्यूमेरिकल में तब लेनी होती है जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g के ये क्या होता है, g ये होता है ग्रेविटी। एक्चुअल में तो इसकी वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, लेकिन हम न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू 10 ले सकते हैं। तो यहां पर रखो सर, एक्सेलरेशन हमारे सामने दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वैल्यू रख लेते हैं। व्यक्ति है 80 किलोग्राम का, इनटू में g की वैल्यू है सर 10, एक्सेलरेशन है 1, ये क्या हो जाएगा 80 गुणा में 9, और ये हो जाएगा जी 720, और ये एक बल लग रहा था न्यूटन। एक्चुअल में इसका जो भार है जो यहां पर अभी महसूस हो रहा है इसे, वो हो रहा है 720 न्यूटन। कितना हो रहा है, 720 न्यूटन। लेकिन एक्चुअल में इसका भार कितना है, एक्चुअल में इसका भार तो ये mg ही है ना। ठीक है, ये क्या है, ये तो इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही होती है तो प्लस हो जाता है ना। तो एक्चुअल में इसका भार जो है वो mg ही है, और mg की वैल्यू क्या होगी सर 80 गुणा में g की वैल्यू अभी अभी रखा हमने 10, और इसको हम अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800 न्यूटन। ठीक है, ये 800 न्यूटन है एक्चुअल में, और उसे महसूस कितना हो रहा है 720 न्यूटन। ये कह रहा है कितना हल्का महसूस होगा, तो है उसके वजन जो वो 800 न्यूटन है, ठीक है, उसका वेट, लेकिन उसे महसूस हो रहा है 720 न्यूटन। तो 800 माइनस 720 बराबर है 80 न्यूटन। तो उसे कितना हल्का महसूस होगा, 80 न्यूटन के बराबर उसे हल्का महसूस होगा। ठीक है, किसके बराबर, 80 न्यूटन के बराबर उसे हल्का महसूस होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें ये इक्वेशन याद रखनी है जो लिफ्ट वाले केस में जब आएंगे तब पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी हमें, ये कह रहा है कि एक आवर्ती है, एक किसी भी वेव की कोई आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्ती क्या होती है सर, आवर्ती को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, आवर्ती, इसका सिंबल होता है ये। अब आवर्ती क्या होती है जी, आवर्ती होती है किसी भी वेव की, कोई भी वेव है, कोई भी तरंग है, इस तरह से हमारी तरंगे चलती है, सभी लोग जानते हैं सर। ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने फिजिक्स में। अब क्या होता है, ये तरंग है, ये तरंग ने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, और ये घूमते 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 यहां पर आ गई। तो इस यहां पर इसने इतनी दूरी में इसने क्या कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया अपना। क्या कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर पूरा कर दिया। ठीक है सर, एक चक्कर पूरा हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई भी वेव के द्वारा, किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में, कितने समय में, 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है। हाउ मच साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है, वही होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है, और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है जी hz। आपको hz सिंबल से लिखा होगा, इसका मतलब होता है हर्ट्ज। क्या है यहाँ पर इसका मात्रक, SI मात्रक, यानी यूनिट क्या है, इसको किस में मेजर करते हैं, तो इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। समझ गए होंगे आप फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय बिजली मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि यह एक अच्छा क्या होता है भाई। अब देखिए, बिजली के उपकरणों के साथ
जब कोई काम कर रहा है व्यक्ति, तो वो उपकरण ओबीसी बात है जी, अगर किसी मेटल का होगा, धातु का होगा, तो क्या होगा, हमें पता है जी धातुएं जो होती है ये विद्युत की सुचालक होती है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकती है। कहीं से भी कोई ना कोई तार अगर उस उपकरण के साथ लगा हुआ है तो क्या होगा, वो चार्ज फ्लो होगा। और अगर उसने रबड़ के दस्ताने नहीं पहने या कोई ऐसी चीज के दस्ताने नहीं पहने जिसके अंदर से करंट पास हो जाए, तो वो उसकी बॉडी में करंट चले जाएगा। इसीलिए उसको उस धातु से और उसके अपने हाथ के बीच में एक उसको इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर क्या, इंसुलेटर, एक इंसुलेटर लगाना पड़ेगा। इंसुलेटर का मतलब है कुचालक, एक कुचालक लगाना पड़ेगा ताकि बिजली जो है वो उसके हाथ तक ना पहुंचे। तो रबड़ क्या होता है, रबड़ के अंदर से बिजली नहीं चल सकती क्योंकि रबड़ एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर को भाई कुचालक भी लिखा मिल सकता है आपको पेपर में, इंग्लिश का वर्ड है इंसुलेटर, हिंदी में बोलते हैं भाई इसको कुचालक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी एक पर्दे पर नए कैप्चर की जा सकने वाले चित्र को क्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि सर उस दर्पण के अंदर, उस लेंस के अंदर इमेज बनती है, वो दो तरह की इमेज बनती है। एक इमेज बनती है आपकी रियल इमेज बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सर, और एक आपने कहा जी वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी इमेज बनती। ये दो चीज हमने अभी तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहां पर तो एक नई चीज आ गई। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाओ सर। मैंने आपको कहा कि रियल प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। ठीक है, यार वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, रियल इमेज कब बनती है, वास्तविक, कि जब लाइट वास्तव में टकराए। यही कहा था कि जहां भी लाइट वास्तव में टकरा रही है उसी पॉइंट पर क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वही होता है जिसका हम एक चित्र बना सकते हैं, एक पर्दे पर जिसको उतार सकते हैं, एक फोटो जिसके ले सकते हैं। वो सारे के सारे जितने भी कैमरा होते हैं सबके अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब एक सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी होता है, ये सिर्फ आभासी होता है। इसका हम कोई भी पर्दे के ऊपर, कोई भी इसके पर्दे के ऊपर कैप्चर नहीं कर सकते, कोई भी इसको पर्दे के ऊपर कैप्चर नहीं कर सकते। जैसे ही लाइट हटी ये चित्र गायब। लेकिन इसके हम फोटो ले सकते हैं रियल इमेज की। तो अपनी आंख के अंदर क्या होती है, इसीलिए अपनी आंख के अंदर रियल इमेज बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ताकि हमें चीजें बाद में याद रहे। अगर भगवान ना करे हमारी आंख के अंदर आभासी प्रतिबिंब बनने लग गया तो क्या होगा, जैसे ही चीजें आंख से गायब हुई हमारे दिमाग से भी गायब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम उसका एक पर्दे के ऊपर एक कैप्चर नहीं कर सकते ना, यही कारण होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जिसको पर्दे के ऊपर कैप्चर न किया जा सके वो अपना आभासी चित्र होगा, इमेजिनरी होगा, वर्चुअल इमेज होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जी चांदी की चाय के कप में काले रंग का एबोनेट हैंडल क्यों लगाया जाता है। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है। ये कह रहा है चांदी की कप के पीछे जो काले रंग का एबोनेट का हैंडल लगा होता है वो क्यों लगाया जाता है। सभी को पता है सर, चांदी जो है, सिल्वर जो है वो क्या है, चांदी जो है, सिल्वर जो है वो एक ऐसी धातु है जो उष्मा, हीट, उष्मा यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, इसका क्या है, इसका अच्छा सुचालक है। अच्छा सुचालक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर से बड़ी आसानी से ये चीजें पास हो सकती है। तो अगर हमें चाय का कप है तो ओबेसी बात है भाई, वो कप अगर हैंडल चांदी का है तो उसके अंदर से उष्मा आएगी, उसके अंदर से हीट आएगी, और हीट आएगी तो आपका हाथ जल सकता है। तो उससे रोकने के लिए हम उसके पीछे एबोनेट का काले रंग का एक हैंडल सा लगा होता है। ठीक है, और वो क्या होती है, गर्मी प्रतिरोधी होती है, यानी कि हीट को रोक सकती है, वो उष्मा को रोक सकती है, तभी लगाते हैं सर, और तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जी एक सर्किट में दो पॉइंट के बीच विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ये कह रहा है जी दो सर्किट है, ठीक है, दो पॉइंट है एक सर्किट में, इन दोनों पॉइंट के बीच में भाई विभवांतर है। ठीक है, दो पॉइंट है, ये लो, ये दो पॉइंट है। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है,
इसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विभवांतर की इकाई क्या होती है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर को हम लोग मापते हैं भाई वोल्ट के अंदर। किसमें मापते हैं? वोल्ट में। और वी से लिखते हैं इसको, कैपिटल वी से, ठीक है, वोल्ट। और वोल्ट को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? वोल्ट मीटर का। नाम से ही पता चल रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? राइट आंसर आ जाएगा वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को किसमें मापते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर में मापते हैं, सॉरी वोल्ट में मापते हैं। और किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी मायोपिया क्या है? मायोपिया क्या है? ये एक आंख का रोग है, मानव नेत्र संबंधी रोग है। और मायोपिया इसको हिंदी में बोलते हैं सर हम निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? मानव आंख के अंदर दो प्रकार के दोष होते हैं सर। एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या डिफरेंस होता है? निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, पास वाली होती है वो तो क्लियर दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है, जो दूर रखी है, वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। तो कैसा होगा? एक ऐसी अवस्था जिसमें दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है, उसे ही बोलते हैं मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया। आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आगे वाले कोई अच्छे ऑप्शंस भी नहीं है जो हमें कंफ्यूज करें। आंखों के बीच समन्वय का अभाव, ऐसा कुछ नहीं है। सभी दूरियों में विकृत दृष्टि, नो। दो आंखों में स्थिति का संतुलन, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। ये अलग अलग तरह के दोष है। कभी बात करेंगे ह्यूमन आई पढ़ेंगे ना, मानव नेत्र पढ़ेंगे, जब बात करेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ये कह रहा है जी ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? जो हमारी साउंड वेव्स हैं उनको क्या कहते हैं? तो साउंड वेव, ध्वनि तरंगे भाई ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक कोई मीडियम की आवश्यकता होती है तो ऐसी तरंगों को हम बोलते हैं जी यांत्रिक तरंगे। जहां पर किसी मीडियम की आवश्यकता हो उसको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। बाकी की जो भी तरंगे आपको दी गई है वो सारी की सारी ऐसी तरंगे हैं जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पराबैंगनी किरणें, ये सारी की सारी वो तरंगे हैं जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम या मीडियम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ साउंड को छोड़कर। चलिए जी, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए हुए। बहुत जल्द मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।